गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स के पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स की। ठीक है, इससे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि फोर पैरामीटर क्या होते हैं। फोर टर्मिनल नेटवर्क के पैरामीटर क्या होते हैं। ठीक है ना, फोर टर्मिनल नेटवर्क के एक पार्ट देखा था हमने पैरामीटर के बारे में। ठीक है ना, पैरामीटर कौन कौन से थे, जिसमें हमने देखा था जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर और एच पैरामीटर। ठीक है, इन तीनों के बारे में देखा था, तीनों की इक्वेशन निकाली थी। उसके बाद में जो बी पार्ट था वो हमने कर लिया था रिलेशन बिटवीन पैरामीटर्स। ठीक है ना, बिटवीन इन जेड वाई एच जो पैरामीटर्स हैं, रिलेशन बिटवीन पैरामीटर्स, इनके बीच में हमने रिलेशन निकाला था। और अब जो हमारा जो न्यू पॉइंट है सी, ये है इनपुट इम्पीडेंस एंड आउटपुट इम्पीडेंस। ठीक है ना, अब जो हमारा नया टॉपिक है वो है इनपुट इम्पीडेंस एंड आउटपुट इम्पीडेंस। ये क्या है इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस, आज हम इसके बारे में देखेंगे। फोर टर्मिनल नेटवर्क के इनपुट एंड आउटपुट टर्मिनल इम्पीडेंस क्या होते हैं। तो इनपुट इम्पीडेंस एंड आउटपुट इम्पीडेंस। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे फोर टर्मिनल नेटवर्क तो आप जानते हो ये होता है, ये इसके वन टर्मिनल ये होते हैं, टू टर्मिनल ये होते हैं। ठीक है ना, I1 करंट ये होती है, I2 करंट ये होती है, निवेशी करंट, निर्गत करंट, V1 निवेशी वोल्टता और V2 निर्गत वोल्टता। इससे आप भली बात जानकार हो। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस क्या है इस फोर टर्मिनल नेटवर्क के। तो देखिए यहाँ पे मैं दो डायग्राम बना रहा हूँ, इनको ध्यान से देखना। ये वन टर्मिनल है, ये टू टर्मिनल है। ठीक है, जेड आई और जेड एल, ये लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जेड एल। ये I1 है आपकी, ये V1 है, ये I2 है और ये V2 है। ठीक है, तो देखिए जो निवेशी टर्मिनल है, निवेशी टर्मिनलों के मध्य मापित जो प्रतिबाधा है उसको हम बोलते हैं इनपुट इम्पीडेंस, निवेशी प्रतिबाधा। ठीक है ना, निवेशी टर्मिनलों के मध्य मापित प्रतिबाधा को हम निवेशी प्रतिबाधा कहते हैं। ठीक है ना, जबकि अब यहाँ पे जो है निवेशी प्रतिबाधा जब हम ज्ञात करते हैं तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि जो टू टर्मिनल है उसके मध्य जो लोड प्रतिबाधा है, ठीक है ना, ये लोड प्रतिबाधा लगी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही हम बात करते हैं आउटपुट की। वन टू। ठीक है, तो आउटपुट प्रतिबाधा टू सिरों के मध्य जो मापित प्रतिबाधा है वो आउटपुट इम्पीडेंस कहलाती है, निर्गत प्रतिबाधा कहलाती है। ठीक है ना, निर्गत टर्मिनलों के मध्य मापित प्रतिबाधा निर्गत प्रतिबाधा कहलाती है। ठीक है, जबकि जब हम Z0 निकाले, आउटपुट इम्पीडेंस निकाले, तो यहाँ पे ठीक है ना, यहाँ पे जो निवेशी टर्मिनल है, निवेशी टर्मिनलों के मध्य ZS लगी होनी जरूरी है। ZS क्या है, ये है सोर्स इम्पीडेंस।
ठीक है ना, जो स्रोत का जो प्रतिरोध है वो है, ठीक है ना। तो ये सोर्स इम्पीडेंस है। तो बस ध्यान देने योग्य बात जो है वो यही है कि जब आप जेड आई निकालो, इनपुट इम्पीडेंस निकालो, तो ZL लगा होना चाहिए, और जब आप आउटपुट इम्पीडेंस निकालो तो यहाँ पे ZS सोर्स इम्पीडेंस लगा होना चाहिए, ठीक है। अब हम वन बाय वन दोनों की बात करेंगे। तो हम अब फर्स्ट बात करते हैं ए, ठीक है ना। इसमें हम बात करते हैं फर्स्ट इनपुट इम्पीडेंस की, ठीक है ना। निवेशी प्रतिबाधा, निवेशी प्रतिबाधा है, जिसके लिए हमारे पास ये डायग्राम चाहिए। इस डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इसको हटा दिया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ओम्स लॉ से हम जानते हैं, कि किसी प्रतिरोध में यदि आई करंट फ्लो हो रही है और उस प्रतिरोध के सिरों के मध्य जो वोल्टेज है वो V है, तो उसका जो प्रतिरोध होता है R=V/I होता है, ठीक ना। ये प्रतिबाधा है, ये प्रतिरोध है, इसमें करंट I फ्लो हो रही है, ठीक है, और इसके सिरों के मध्य जो वोल्टेज है वो V है। तो R क्या होता है, V/I होता है, और R को यदि हम Z से रिप्रेजेंट कर दे तो Z=V/I हो जाएगा, ठीक ना। Z भी प्रतिरोधी होता है, ठीक है, लेकिन इसमें R के साथ साथ कैपेसिटर और जो इंडक्टर है, ठीक है ना, उसके भी प्रतिरोध शामिल होते हैं, इसलिए इसको हम प्रतिबाधा बोल देते हैं। और हम तो ZI यहाँ पे ZI है, तो ये हो गया V1/I1, ठीक है, V1/I1। देखिए, और Z पैरामीटर से हम जानते हैं, ठीक है ना, बाई Z पैरामीटर, ठीक है। Z पैरामीटर से हम जानते हैं V1 की वैल्यू क्या होती है, V1 की वैल्यू Z11I1 प्लस Z12I2, ठीक है ना। ये वैल्यू हम ऑलरेडी Z पैरामीटर जब हमने निकाले थे, Z11, Z12, Z21, Z22, ठीक है ना, तब हमने V1 की वैल्यू ये निकाली थी। तो ये V1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या मिलेगा, कहते हैं चूंकि ZI=V1/I1 होता है, ठीक है ना, V1/I1 होता है। यहाँ से V1 की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो Z11, ठीक है ना, क्या मिलेगा, Z11 और I1/I1 कैंसिल हो गया, ठीक है ना, प्लस Z12 इसी के साथ ये I2 और ये इसके बटे में I1, ठीक है ना, ये दिख रहा है ना I1। तो यहाँ से हमारे पास जो Z1 की जो ZI की वैल्यू आई, ठीक है ना, किसकी, ZI की इनपुट इम्पीडेंस की, वो हो गई Z11 प्लस Z12 और I2/I1। ये हमारा क्या आया, इनपुट इम्पीडेंस। लेकिन देखिए, हमको जो इनपुट इम्पीडेंस चाहिए, ZI का जो मान चाहिए, हम वो Z पैरामीटर के फॉर्म में चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे करंट या वोल्टेज की टर्म नहीं आनी चाहिए, तो हम यहाँ पे I2/I1 की वैल्यू भी निकालेंगे, ठीक है ना, I2/I1। तो I1/I1 क्या होगा, चूंकि वी नो दैट, ठीक ना, हम जानते हैं क्या फ्रॉम Z पैरामीटर, क्या कि जो V2 की वैल्यू होती है वो क्या होती है, Z21I1 प्लस Z22I2, ठीक ना। V2 की वैल्यू ये होती है, एंड देखिए फ्रॉम फिगर, ठीक है ना, इस फिगर से देखिए आप, इस फिगर से देखिए, यहाँ पे जो
ZL है, लोड प्रतिरोध है, ठीक है ना, लोड प्रतिरोध। यहाँ पे जो V2/I2 का जो रेशियो है, V2/I2, ठीक है ना। अब हमारा जो उद्देश्य क्या है, हम क्या निकाल रहे हैं वो ध्यान है ना, हम I2/I1 की वैल्यू निकाल रहे हैं। I2/I1 की वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं, जो ये आउटपुट सर्किट है हमारा, इसको यूज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि V2/I2 क्या होता है, रेजिस्टेंस, V/I रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना। लेकिन देखिए जो इस करंट की डायरेक्शन तो ये है ये, और इस करंट की डायरेक्शन है ये, ठीक है ना, और ये जो करंट है अंदर की तरफ जा रही है, जबकि जो ये जो प्रतिबाधा है ये बाहर की तरफ है। तो इस प्रतिबाधा में करंट आने के लिए इसकी डायरेक्शन ये होनी चाहिए, ठीक है ना, तब ये इस प्रतिबाधा से करंट फ्लो होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं Z कर दूँ तो Z=V/I, तो ये जो है V2/I2 अर्थात जो आउटपुट इम्पीडेंस है आपका, ठीक है ना, या जो लोड इम्पीडेंस है, लोड इम्पीडेंस के करस्पॉन्डिंग जो V2/I2 का जो रेशियो है वो किसके इक्वल होगा, ZL के। लेकिन जो करंट है वो इस डायरेक्शन में है और हमको करंट इस डायरेक्शन में चाहिए, ठीक है ना, इसके अंदर से फ्लो हो यदि करंट, ठीक है ना। हमने क्या देखा, ओम्स लॉ से यदि इसके अंदर से, इस प्रतिरोध के अंदर से, ठीक है ना, या ये लोग ये इम्पीडेंस लगा दो यहाँ पे, इस इम्पीडेंस के अंदर से ये फ्लो हो और इसके बीच में जो यदि V हो, ठीक है ना, तो जो इम्पीडेंस होगा Z वो V/I होगा, ये करंट I फ्लो V/I होगा। लेकिन यहाँ पे जो करंट है वो क्या है, बाहर की तरफ जा रही है, यहाँ पे जो करंट है विपरीत डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे जो ये आ जाएगा, ये V/I का जो रेशियो है ये नेगेटिव में आ जाएगा। तो V2/I2 -ZL, ठीक है ना, बस इतना सा देखना था। अब यहाँ पे V2 की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी, V2 की वैल्यू ये होती है, तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं Z21 और ये अपॉन I2, तो ये I1/I2, ठीक है ना, प्लस Z22, ठीक है, Z22 I2/I2 इसकी वैल्यू 1 हो गई। यहाँ से मैं I1/I2 की वैल्यू कैलकुलेट करूँ, I1/I2 की वैल्यू कैलकुलेट करूँ, तो ये Z22 इधर की तरफ आ जाएगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव है। मैं नेगेटिव को कॉमन ले रहा हूँ और Z22 प्लस ZL, ठीक है ना, डिवाइडेड, किससे डिवाइडेड हो रहा है, डिवाइडेड बाय Z21। I1/I2 का जो कोफिशिएंट है वो है Z21, ठीक है ना, ये इससे डिवाइडेड हो गया, तो मेरे पास I1/I2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। जबकि मेरे को वैल्यू चाहिए I2/I1 की, तो यहाँ से मैं I2/I1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है ना, यहाँ से मैं I2/I1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो क्या होगा, ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना, दिस विल कम अबाउट साइड Z21, ये नेगेटिव, ये Z22 प्लस ZL, ठीक है। तो ये I2/I1 की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है ना, दिख रहा है ना, Z22 प्लस ZL, ठीक है। ये वैल्यू हम यहाँ पे जो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, तो यहाँ से मैं बता रहा हूँ, I2/I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर निवेशी प्रतिबाधा होगी, ठीक ना। तो जो इनपुट इम्पीडेंस है
ZI, ये क्या हो जाएगा Z11, और देखिए I1 ये नेगेटिव है तो माइनस Z12 और Z21 अपॉन Z22 प्लस ZL। तो ये आपकी इनपुट इम्पीडेंस आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आउटपुट इम्पीडेंस। ठीक है, इसको एक बार आप वापस देख लेना, इससे आपके ये दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है, एकदम सिंपल है। ओके, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इससे अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं।